नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। मैं हमेशा से आप लोगों से ये बात करता रहा हूँ कि यदि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आपने लोक प्रशासन को अपना वैकल्पिक विषय बनाया है तो किसी भी दूसरे वैकल्पिक विषय की तुलना में लोक प्रशासन आपको ज़्यादा मदद करता है परीक्षा को पास करने में। वैसे आप जानते हैं कि सारे वैकल्पिक विषयों के जो नंबर होते हैं वो 500 हैं। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 250 अंक के, तो कुल 500 नंबर का रोल होता है ऑप्शनल का। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि वैकल्पिक विषय का चयन करते समय हमें केवल उन 500 नंबरों को ही नहीं देखना होता, बल्कि ये भी ध्यान रखना होता है कि उन 500 के अलावा आपका वैकल्पिक विषय आपको और कितनी मदद कर रहा है सिविल सेवा परीक्षा में। मतलब जो जीएस के 4 पेपर हैं 1000 नंबर के, उनमें आपको आपके वैकल्पिक विषय से कितना सहयोग मिलेगा। जो निबंध का पेपर है 250 का, उसमें कितनी मदद मिलेगी। उसके अलावा प्रीलिम्स है, इंटरव्यू है, क्या वहाँ भी वैकल्पिक विषय आपको कोई मदद करता है। और इस संदर्भ में मैंने कहा है हमेशा कि लोक प्रशासन एक ऐसा वैकल्पिक विषय है जिसका सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है और 500 नंबर के अलावा जीएस में इसकी भूमिका किसी भी दूसरे विषय की तुलना में बहुत व्यापक है। मेरी कही गई इस बात को मैं इस बार जो 2024 का अभी यूपीएससी मेंस का पेपर हुआ उसमें जीएस के चारों पेपर में स्क्रीन पे आपके सामने लेके आया हूँ। लोक प्रशासन का सिलेबस भी लेके आया हूँ और मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि इस साल मेंस के पेपर में, जीएस के पेपर्स में लोक प्रशासन विषय से कितनी मदद मिली या कितने प्रश्न ऐसे पूछे गए जिनको लोक प्रशासन ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की स्थिति में थे बजाय किसी दूसरे विषय के। या इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिन्होंने अपना वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन बनाया वो जीएस में कितना एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं, कितने प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं लोक प्रशासन ऑप्शनल की वजह से। तो सबसे पहले संक्षेप में अगर सिलेबस देखें, या स्क्रीन पे यूपीएससी का सिलेबस है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, उसे 12 यूनिट में सिलेबस में डिवाइड किया गया है। प्रस्तावना, प्रशासनिक चिंतन, प्रशासनिक व्यवहार, संगठन जैसी 12 यूनिट। फर्स्ट पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या प्रशासनिक सिद्धांत लोक प्रशासन विषय के सिद्धांतों पे बेस्ड है, जिसकी 4-5 यूनिट ऐसी हैं जिनका जीएस में कोई बहुत योगदान नहीं होता। बची हुई यूनिट का लेकिन जीएस में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनफैक्ट जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उनकी भी जीएस में बहुत भूमिका देखी जाती है। जैसे प्रस्तावना में आप टॉपिक देखें, उदारीकरण की चुनौतियां, निजीकरण, भूमंडलीकरण, अच्छा अभिशासन, नया लोक प्रबंध, लोक विकल्प उपागम, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्योर पवेट की थ्योरीज हैं, लेकिन इनका भी जीएस में बहुत बड़ा योगदान है। गुड गवर्नेंस को जब तक आपने नहीं पढ़ा, आप सेकेंड पेपर का गवर्नेंस, फोर्थ पेपर का एथिक्स बेहतर ढंग से कर ही नहीं सकते। उदारीकरण, निजीकरण के प्रभाव, चुनौतियां आपको जीएस इकोनॉमी में पढ़ना ही होता है। सेकेंड यूनिट प्रशासनिक चिंतन देखें, बेवर का नौकरशाही मॉडल, उसकी आलोचना। जब तक आपको नहीं पता नौकरशाही सिद्धांत क्या है, विशेषताएं क्या है, तब तक अगेन आप सेकेंड पेपर का गवर्नेंस, फोर्थ पेपर का एथिक्स, लोक सेवा की संकल्पना, लोक सेवा के मूल्य,
तटस्थता, अनामता, निष्पक्षता जैसे मूल्यों को बेहतर ढंग से कभी आप समझ ही नहीं सकते। जब तक आपको बेवर के नौकरशाही मॉडल में लिखित दस्तावेज की व्यवस्था नहीं पता, तब तक बहुत सारी केस स्टडीज़ का जवाब सही ढंग से हो ही नहीं पाता है। तो प्योर जो थ्योरी वाले पार्ट हैं उनकी भी जीएस में बहुत बड़ी भूमिका होती है। संगठन वाली यूनिट में आप देखें नियामक प्राधिकरण, लोक निजी भागीदारी, जो फिर आपके जीएस के टॉपिक हैं, जीएस गवर्नेंस भी, जीएस एथिक्स भी, जीएस इकोनॉमी भी। तो जो प्योर पवेट के थ्योरी वाले पार्ट हैं उनकी भी जीएस में भूमिका होती है, और बाकी तो पूरा जीएस है ही। उत्तरदायित्व नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल, उसमें मीडिया, हित समूह, स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसाइटी, सिटीजन चार्टर, इन सब से प्रश्न पूछे गए हैं जीएस में इस बार, और हर साल पूछे जाते हैं। उसी तरह से बाकी आप देखें प्रशासनिक, कानून, अर्थ विस्तार, महत्व, डायसी, प्रत्यायोजित विधायन, पूरा जीएस का टॉपिक। तुलनात्मक लोक प्रशासन, जिसमें विभिन्न देशों की राजनीति, प्रशासन, उनके संविधानों का कंपैरिजन हम करते हैं। प्रश्न पूछा गया इस बार भारत की धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की तुलना। हम यहाँ पढ़ते हैं विभिन्न देशों की राजनीति, प्रशासन, संविधानों की तुलना। विकास गति की डेवलपमेंट डायनेमिक्स, इसमें देखिए आप शक्तिशाली बनाम शक्तिशाली राज्य बनाम बाजार विवाद, विकासशील देशों में उदारीकरण का प्रभाव, महिला विकास, स्वयं सहायता समूह प्रश्न पूछे गए हैं। वीमेन एम्पावरमेंट से भी प्रश्न है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी प्रश्न है, नौकरशाही की विकास में भूमिका क्या है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। कार्मिक प्रशासन, लोक नीति, प्रशासनिक सुधार तकनीकें, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, वित्तीय प्रशासन। और हम देखेंगे कि कैसे इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में। और जब सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो सेकेंड पेपर का तो नाम ही है भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसे 14 अलग अलग यूनिट्स में बांटा गया, और पूरी 14 यूनिट आपको जीएस में पढ़नी होती हैं। जीएस हिस्ट्री, भारतीय प्रशासन का विकास, फिर जीएस पॉलिटी, सरकार का दार्शनिक सांविधानिक ढांचा, जीएस इकोनॉमी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, फिर पॉलिटी गवर्नेंस, संघ सरकार प्रशासन, योजनाएं, प्राथमिकताएं, फिर जीएस इकोनॉमी, नीति आयोग की भूमिका, राज्य सरकार प्रशासन, फिर जीएस पॉलिटी गवर्नेंस, स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन, एथिक्स, गवर्नेंस, सिविल सेवाएं, एथिक्स, वित्तीय प्रबंध, जीएस इकोनॉमी, पॉलिटी। तो इस तरह से पूरा सेकेंड पेपर आप देखेंगे जो जीएस के लिए आपको पढ़ना ही होता है। ग्रामीण विकास, नगरीय स्थानीय प्रशासन, जीएस पॉलिटी, कानून व्यवस्था प्रशासन, जीएस इंटरनल सिक्योरिटी, भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे, जीएस डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह से पूरा का पूरा सेकेंड पेपर वर्ड टू वर्ड हर व्यक्ति को पढ़ना होता है। और अब हम थोड़ा सा इस साल के जीएस के पेपर देखें और फिर देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या रोल है उसमें। जीएस फर्स्ट पेपर है 2024 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जीएस का फर्स्ट पेपर, जिसमें सिलेबस आप देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये 3 विषय रखे गए हैं। हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी उसी तरह से, और साथ में भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नो डाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत भूमिका नहीं होती जीएस फर्स्ट पेपर के संदर्भ में, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज वाला विषय है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते रहे हैं, या कल्याण प्रशासन, महिला विकास, स्वयं सहायता समूह, विकास और नौकरशाही, एनजीओ की भूमिका विकास में, ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और वहाँ से जुड़े हुए प्रश्न फर्स्ट पेपर इंडियन सोसाइटी में भी पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, और सेकेंड पेपर सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय में भी उनसे जुड़े प्रश्न हमें मिलते हैं। तो देखें फर्स्ट सेकेंड ये तो की हिस्ट्री के टॉपिक हैं, इनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 से आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मदद मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। जो हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी एक यूनिट पढ़नी है, विकासगत की या डेवलपमेंट डायनेमिक। सेकेंड पेपर में 2 यूनिट पढ़नी है, ग्रामीण विकास और नगरीय स्थानीय प्रशासन, और वहीं सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। ग्रामीण प्रशासन की समस्याएं क्या हैं, नगरीय स्थानीय प्रशासन में विकास के पैमाने क्या हैं, उद्योग धंधों की, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, क्यों गांवों से लोग शहरों की तरफ पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, उससे शहरों में अतिक्रमण या कूड़ा कचरा या और दूसरी कौन सी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हल आप कर पाएंगे तभी जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विकासगत की, ग्रामीण विकास, नगरीय स्थानीय प्रशासन जैसे विषयों की सही ढंग से आपको समझ होगी। मतलब 10 नंबर। देखिए, विकासशील देशों की स्थिति के संदर्भ में हमें इस बात को चर्चा करना है, और विकासशील देशों में ही विकास की स्थिति क्या है, उदारीकरण, निजीकरण के प्रभाव क्या हैं, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं हम इस बात को। तो 10 नंबर का क्वेश्चन एक आपके पास है यहाँ। आगे बढ़ें। बादल फटने, जनसांख्यिकीय शीत, कोई नहीं। 8 नंबर प्रश्न फिर देखें आप, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है? 10 नंबर का प्रश्न फिर आप देख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक ही है सिलेबस में, महिला और विकास। तो हम पढ़ते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति, क्या प्रयास हो रहे हैं, कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके मार्ग में क्या चैलेंजेस हैं, क्यों पूरी तरह से हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए पूरा प्रश्न ही वही है। कल्याणकारी कार्यक्रमों के महिला सरोकार क्या है, जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट, उसके माध्यम से कैसे सरकार महिला कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो पूरा प्योर पवेट का टॉपिक। तो 10 नंबर का और एक क्वेश्चन यहाँ आपके पास है। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष, अंतर्जातीय विवाह नहीं। 10 नंबर प्रश्न फिर देखिए, तीसरा प्रश्न है, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा? प्योर पवेट का टॉपिक है। 1991 की एलपीजी की नीति के पहले हम मानते थे कि सरकारी कार्यों का प्रशासन लोक प्रशासन है, लेकिन अब हम कहने लगे कि लोक प्रशासन सरकार तक सीमित नहीं है, उसमें गैर सरकारी, स्वयंसेवी, निजी कंपनियों की भूमिका को भी शामिल किया जा रहा है। आजकल नया सार्वजनिक शासन का कॉन्सेप्ट प्रचलित है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, जिसमें हम सरकार के अलावा दूसरे गैर सरकारी, निजी, स्वयंसेवी, मीडिया, एनजीओ, इन सारे स्टेक होल्डर की मिली जुली भूमिका पे बल दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब की नेटवर्किंग का प्रयास हो रहा है, तभी जाके जन कल्याण की बातें हैं। लोक निजी भागीदारी, राज्य बनाम बाजार चर्चा, सारे टॉपिक हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने हैं, सिलेबस आप देख रहे हैं। और पूरा वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि सरकार, गैर सरकारी और निजी का सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक हम विकास को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, सामाजिक आर्थिक मुद्दों को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़माना है। देखिए, कानूनन हमारे देश में बाध्य किया गया है बड़े बड़े निजी क्षेत्रों को कि वो अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को समझें और अपने लाभ का 2% CSR के क्षेत्र में खर्च करें। तो जब तक सबकी मिली जुली भूमिका नहीं होगी, हम
लोगों के कल्याण विकास को, सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए आप 3 प्रश्न 10-10 नंबर वाले जो पबेट से आपको मिल गए हैं यहाँ। आगे बढ़ें। महान चोल शासक, प्रथम विश्व युद्ध, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, गंगा घाटी की भूजल क्षमता, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ट्विस्टर, क्षेत्रीय असमानता क्या है, विविधता से किस प्रकार भिन्न है। 18 नंबर प्रश्न, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि पबेट से भी मदद मिलेगी। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति के उपवर्गीकरण पर चर्चा की और वहां से प्रभावित होकर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया कि हमने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया, संविधान लागू होने से लेकर अभी तक 75 साल हो गए, उसके बाद भी वंचित वर्गों को पूरा लाभ नहीं मिला है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, उसके लिए ढेरों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा लाभ अभी तक नहीं है। तो ये कल्याण प्रशासन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का भी मुद्दा रहा है। जीएस पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं और यह इंडियन सोसाइटी में पूछा गया है। तो ये देखिए पबेट से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से बाकी प्रश्न मैं बहुत चीज़ों को खींच के नहीं बताना चाहता कि पबेट से हो जाएगा। जो वास्तव में पबेट से जुड़े हुए हैं आप उनसे कर सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूं, तो 19-20 को हम छोड़ दें। तो इस तरह से आप देखेंगे 4 प्रश्न हैं जो पब्लिक एड से जुड़े हैं और 3 प्रश्न 10 नंबर के, 1 प्रश्न 15 नंबर का, मतलब लगभग 45 नंबर के प्रश्न फर्स्ट पेपर में, जिन्हें आप लोक प्रशासन के ज्ञान से ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं किसी और दूसरे की तुलना में। या दूसरे की बात में नहीं करूं तो केवल लोक प्रशासन की बात करूं तो सेकेंड पेपर जीएस पेपर सेकेंड, वास्तव में आप देखेंगे तो लोक प्रशासन की जब हम जीएस में भूमिका की बात करते हैं तो उसमें मूल रूप से जीएस का पेपर सेकेंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और जीएस का पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी ही ऐसे हैं जिनमें लोक प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन फर्स्ट पेपर में भी हम देख रहे हैं कि 45 नंबर के प्रश्न हमें लोक प्रशासन से मिल गए हैं। सेकेंड, फोर्थ पेपर में तो मिलने ही हैं। थर्ड पेपर में भी डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और जीएस इकोनॉमी में बड़ी भूमिका है लोक प्रशासन की। अब हम एक एक प्रश्न के संदर्भ में देख रहे हैं वो भूमिका। तो जीएस सेकेंड पेपर में सबसे ज़्यादा भूमिका लोक प्रशासन की। क्वेश्चन नंबर 1 है, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशेष संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। हम लोक प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर वाली यूनिट पढ़ते हैं, उसमें राजनीति और प्रशासन का अपराधीकरण पढ़ते हैं और उसमें चुनाव सुधार पढ़ते हैं। तो वहीं से देखिए जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसके अलावा देखें तो हम लोक प्रशासन में विभिन्न आयोग और समितियां पढ़ते हैं, उसमें चुनाव आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग, ऐसे ढेरों आयोग समितियां पढ़ते हैं। उनके क्या काम, क्या भूमिका है वो पढ़ते हैं। तो जब चुनाव आयोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स का मुद्दा है और वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है आजकल का एक सबसे चर्चित मुद्दा, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा प्रश्न देखें, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अभिकरण की व्याख्या कीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पेपर में एक यूनिट है अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल, उत्तरदायित्व नियंत्रण। उसमें हम पढ़ते हैं प्रशासन के ऊपर विधायी, कार्यकारी, न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के उपाय, और ये 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं, लोक अदालत और मध्यस्थता अभिकरण, जो वहां हम पढ़ते हैं।
सेकेंड पेपर संघ सरकार प्रशासन में फिर हमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग पढ़ने हैं, उनके आपस के संबंध पढ़ने हैं। और जब न्यायपालिका पढ़ते हैं तो देखिए उसी का पाठ फिर लोक अदालत और मध्यस्थता अभिकरण। तो दो दो जगहों पे सिलेबस में हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये टॉपिक पढ़े जाते हैं वहाँ हूबहू। तीसरा प्रश्न है, कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र, संसदीय और अध्यक्षीय लोकतंत्र, संघात्मक और एकात्मक शासन, पूरा हम सेकेंड पेपर में पढ़ते हैं। सरकार का दार्शनिक संवैधानिक ढांचा, जिसमें हमें संविधान की मूल विशेषताएं भी पढ़नी है, मूल ढांचे की संकल्पना भी पढ़नी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी पढ़ते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी। तो संसदीय लोकतंत्र हम जब विस्तार से पढ़ते हैं, कैसे हमारे देश या ब्रिटेन से जो हमने लिया है, तो कैबिनेट प्रणाली या मंत्रिमंडलीय शासन उसका नाम ही है दूसरा, कैसे उसकी भूमिका बढ़ने से संसदीय सर्वोच्चता को ठेस पहुंची है, हूबहू लोक प्रशासन में पढ़ा जाता है। अगला देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है। फर्स्ट पेपर वित्तीय प्रशासन में भी आप देखें लेखा परीक्षा है, और सेकेंड पेपर वित्तीय प्रबंध में भी हमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका पढ़ना है। और उसमें हम देखते हैं कि CAG जो 3 तरह की लेखा परीक्षा है, नियामकीय लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा और औचित्य की लेखा परीक्षा, उसमें नियामकीय और निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए बाध्य है। और जो औचित्य की लेखा परीक्षा है वो हमारे देश में उसके विवेक के ऊपर छोड़ा गया है, और वही प्रश्न है कि CAG का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना, मतलब केवल नियामकीय लेखा परीक्षा करना ही नहीं है बल्कि औचित्य की लेखा परीक्षा करना भी है। जो धन खर्च हुआ वो संसद की स्वीकृति के अनुसार हुआ या नहीं, ये भी देखना है CAG को। और साथ साथ ये भी देखना है कि जो व्यय हुआ उसका औचित्य था या नहीं, क्या कम खर्च में भी हम उस काम को कर सकते थे या नहीं। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण पूरा आप देख रहे हैं सेकेंड पेपर में। 2 यूनिट हैं, ग्रामीण विकास और दूसरा नगरीय स्थानीय प्रशासन, वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न। सुशासन देख ही रहे हैं फर्स्ट पेपर में सिलेबस फर्स्ट यूनिट में, अच्छा अभिशासन अवधारणा अनुप्रयोग। तो सुशासन से जोड़ते हुए स्थानीय प्रशासन को और फिर प्रश्न पूछा गया है, प्योर पवेट का टॉपिक। आगे बढ़े आप। 6 नंबर प्रश्न है, कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है। सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट, और आप देखिए फर्स्ट पेपर की उत्तरदायित्व नियंत्रण वाली यूनिट में हमें गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पढ़नी है, और उसी का पार्ट है सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो विकास में उनकी भूमिका, मैंने बताया कि LPG के बाद अब हम केवल सरकारी कामों तक सीमित नहीं रह गए हैं लोक प्रशासन में, हमने गैर सरकारी स्वयंसेवी की भूमिका को शामिल किया है, और वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो देखिए 6 प्रश्न पूरे प्योर पवेट से मिले आपको। 7 नंबर पर निर्धनता कुपोषण, ये हम पवेट में नहीं पढ़ते हैं, ईमानदारी की बात है। 8 नंबर प्रश्न फिर देखें आप, 7 को छोड़ दें यहाँ। 8 नंबर प्रश्न फिर प्योर पवेट, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। प्योर पवेट पूरी एक यूनिट है सेकेंड पेपर में। सिविल सेवाएं, सिविल सेवा के मूल्य हम पढ़ते हैं, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का मूल्य पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार की समस्या पढ़ते हैं, लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। तो कैसे एक लोकतांत्रिक देश में हमें लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता की जरूरत है। प्योर पवेट का टॉपिक जो यहाँ गवर्नेंस का पार्ट है, तो गवर्नेंस का तो मतलब ही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 8 नंबर प्रश्न, 9 और 10 नंबर प्रश्न IR के हैं जिनकी पवेट में कोई भूमिका नहीं है। तो इस तरह से आप देखें कि 10 नंबर वाले 7 प्रश्न पूछे गए हैं प्योर पवेट से, मतलब 70 नंबर। और अब
बाकी 10 प्रश्न देखें जो 15 नंबर वाले हैं, उसमें क्या स्थिति है। 11 नंबर प्रश्न, अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो हमें कार्मिक प्रशासन में एक यूनिट पढ़नी है, भर्ती या रिक्रूटमेंट, भर्ती की प्रक्रिया पद्धतियां। सेकेंड पेपर में लोक सेवाओं की भूमिका और वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसके अलावा हम पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति पढ़ते हैं, तो वहाँ भी सरकार की जो प्रमुख नीतियां हैं, प्रमुख सरकार के कानून अधिनियम हैं, उनकी चर्चा होती है। तो करंट बेस्ड टॉपिक है लोक परीक्षा अधिनियम। जो आजकल हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में नकल एक बहुत गंभीर समस्या हो गई है, तो प्योर पवेड में भर्ती और भर्ती की पूरी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। भारत में भर्ती कैसे होती है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, उसके चरण क्या है, और उसी में परीक्षा प्रणाली भारतीय भर्ती प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चरण है। उसी की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया सरकार ने, प्योर पवेट का टॉपिक। आगे बढ़े, निस्ता का अधिकार, प्राण दैहिक स्वतंत्रता, ये प्योर पॉलिटी का टॉपिक है, आर्टिकल 21। ईमानदारी से कहा जाए तो ये हम पवेट में नहीं पढ़ते, तो इसको हम छोड़ दें। अगला, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं। संघवाद को मजबूत करने के लिए, केंद्र राज्यों के भी विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। पूरा एज इट इज पवेट का टॉपिक राज्य सरकार और प्रशासन के सिलेबस में लिखा ही है। केंद्र राज्य, विधायी, कार्यकारी, वित्तीय संबंध, तो काफी विस्तार से पढ़ते हैं हम इसे। सेंटर स्टेट रिलेशन, ट्रेडिशनल रिलेशन क्या है, संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या हैं और वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, कैसे नीति आयोग हो चाहे जीएसटी काउंसिल की भूमिका आज हमें देखने को मिल रही है, कैसे केंद्र का विभिन्न राज्यों से टकराव हो रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे पंजाब हो, कैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आपस के टकराव देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे बंगाल हो चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो। तो प्योर पवेट का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। आगे बढ़ें, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। तो फिर जैसा मैंने बताया, फर्स्ट पेपर उत्तरदायित्व नियंत्रण में हम प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका का नियंत्रण पढ़ते हैं, उसकी कमियां दूर करने के उपाय पढ़ते हैं। एक उपाय PIL जनहित याचिकाएं हैं जो PN भगवती के समय शुरू हुई, तो प्योर पवेट। सेकेंड पेपर में भी न्यायपालिका हमें पढ़ना है, संघ सरकार एवं प्रशासन। और आगे बढ़े, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से तुलना। तो जैसा हम तुलनात्मक लोक प्रशासन में देख रहे हैं, भारतीय संविधान, राजनीति, प्रशासन की कुछ दूसरे प्रमुख देशों से तुलना, तो वहां ये पढ़ा जाता है कैसे हमने अपने देश में सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपनाया है, ना कि नकारात्मक। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत हमारे देश में प्रचलित है। अमेरिकी कैसे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना है, हम पढ़ते हैं पूरा। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए देखिए, 15, 14, 13, बस 12 को छोड़ दें 11, तो 7 प्रश्न ऊपर थे, 4 ये अभी हो गए। आगे बढ़ें, 16 नंबर प्रश्न प्योर पवेट गवर्नेंस का ही टॉपिक है। नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र, आप देख रहे हैं उत्तरदायित्व नियंत्रण का टॉपिक है। सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र गवर्नेंस का टॉपिक है पवेट। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, ये हम पवेट में नहीं पढ़ते हैं, ईमानदारी की बात है, तो इसको छोड़ दें। ई गवर्नेंस फिर प्योर पवेट। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार तकनीकें वाली यूनिट देखें फर्स्ट पेपर में, उसमें सिलेबस में है प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ई गवर्नेंस। ये आपके GS गवर्नेंस में भी सिलेबस में है, और वही ई गवर्नेंस का प्रश्न है। ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का रूटीन कामों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, उसका मॉडल पूछा गया है, तो प्योर पवेट। बाकी 2 क्वेश्चन IR के।
बल्कि जो 19 नंबर प्रश्न देखिए आप, आतंकवाद से जुड़ा है। और सेकेंड पेपर में जब हम लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, लोक प्रशासन में कानून और व्यवस्था का प्रशासन, तो उसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध, इनको रोकने में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका ये पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से आप देखिए 19 नंबर प्रश्न भी पबैट के लॉ एंड ऑर्डर वाली यूनिट से जुड़ा हुआ है। और लास्ट 20 है जिसे पबैट से मतलब नहीं है, मालदीव के साथ संबंध। तो इस तरह से देखें 19, 18, 2, 16, 3, 15, 4, 14, 5, 13, 6 और 11, 7। 7 प्रश्न 15 नंबर वाले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और 7 प्रश्न 10 नंबर वाले। मतलब देखिए आप कि 70 नंबर जो 10-10 नंबर वाले प्रश्न हैं, और 105 नंबर जो 15-15 नंबर वाले प्रश्न हैं, और 45 हो गया फर्स्ट पेपर। तो अभी कितना हो गया? 220 नंबर के प्रश्न हैं फर्स्ट और सेकंड दो पेपर में। मतलब ऑलमोस्ट एक पेपर जो 250 नंबर का है। तो देखिए 500 में से अभी 220 नंबर के प्रश्न जीएस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जिसमें इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ये 5 विषय आप पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, ये 5 विषय आप पढ़ते हैं जीएस थर्ड में। इसमें देखें कि लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। पहला प्रश्न है, भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। तो सार्वजनिक व्यय के स्वरूप और प्रवृत्ति का परीक्षण करना है हमें पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, मतलब आफ्टर एलपीजी। आप देखिए सेकेंड पेपर में जो वित्तीय प्रबंध फिनेंशियल मैनेजमेंट वाली यूनिट है, और फर्स्ट पेपर में वित्तीय प्रशासन फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसमें पढ़ेंगे सरकार की राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, संसाधन संग्रहण जिसमें कर और गैर कर स्रोत, सार्वजनिक ऋण, डेफिसिट फिनांसिंग या हीनार्थ प्रबंधन, और इस सबके ऊपर एलपीजी की नीतियों का प्रभाव। राजकोषीय नीति में फिर सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और घाटा दूर करने के उपाय। तो जो सार्वजनिक व्यय है ये बेसिकली राजकोषीय नीति का पार्ट है, और राजकोषीय नीति जीएस इकोनॉमी के साथ साथ लोक प्रशासन के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एलपीजी का प्रभाव। तो पूरा पबैट से हम इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। अगला देखिए, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, पबैट से मतलब नहीं है। तीसरा है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधार, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है इसमें। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण, पब्लिक एड से मतलब नहीं है। जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकार, पब्लिक एड से मतलब नहीं है। राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह में कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, कुछ आप देखेंगे तो आपको जो ई गवर्नेंस आपने पढ़ा है उससे मदद मिलेगी। हाँ, पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, जीएस के सेकेंड पेपर गवर्नेंस में है, वहाँ से मदद मिलेगी, क्योंकि ई गवर्नेंस का ही एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रयोग है, इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह। जो आजकल आप देखेंगे फास्टैग वाली जो व्यवस्था हो गई है, और अब तो हो रहा है कि फास्टैग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सैटेलाइट से जुड़ा होगा, और जियो टैगिंग के माध्यम से ही आप कहीं भी चलते रहेंगे। जितनी दूरी पे आप जिस राजमार्ग को यूज करेंगे उतना टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। तो कैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, काफ़ी हद तक आपको वहाँ से मदद मिलेगी। भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण,
भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन परिणामों को प्रभावित करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो फिर देखें कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और कार्यकर्ता हम पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्तरदायित्व नियंत्रण में। यहाँ स्पेशली पर्यावरणीय क्षेत्र में उनकी भूमिका की बात हो रही है। तो जब ओवरऑल हम एनजीओ की भूमिका पढ़ते हैं, समाज पर उनका प्रभाव क्या है, उनके काम करने के तरीके क्या हैं, उसमें अलग अलग क्षेत्र के कुछ एनजीओ, तो जो पर्यावरण से जुड़े एनजीओ हैं उनकी भूमिका उसी एनजीओ वाले टॉपिक का पार्ट है। समझाइए कि नार्को आतंकवाद, तो जो मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, उसमें आतंकवाद नक्सलवाद उनको रोकने के प्रयास पढ़ा जाता है, तो वहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, फिर ई गवर्नेंस का पार्ट। तो देखिए इस तरह से आप कि 10 नंबर वाले कितने प्रश्न, 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 1 नंबर, मतलब 5 प्रश्न यहाँ आपके पास 10 नंबर वाले हैं जो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से ना भी कहें तो 80% तक वहाँ से आपको हल करने में मदद मिलती है। मतलब 50 नंबर, थोड़ा कम करें तो 40 नंबर। आगे बढ़ें। भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताएं हमें नहीं है, मतलब पवेट से। भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी नहीं, भारतीय सिंचाई प्रणाली नहीं, भारत में कृषि कीमतों का स्थिरीकरण नहीं, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी नहीं, क्षुद्रग्रह नहीं। 17 नंबर प्रश्न देखें, आपदा प्रतिरोध क्या है। सेकेंड पेपर में यूनिट है भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे, और उसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं, काफ़ी विस्तार से पढ़ते हैं, और उसी का पार्ट है पूरा ये, जो कि जीएस थर्ड पेपर में आप देखते हैं आपदा प्रबंधन, तो वो पूरा टॉपिक है वहाँ से वो। और अगला प्रश्न भी देखें, वो भी आपदा प्रबंधन का प्रश्न है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। तो 2 प्रश्न जो आपदा प्रबंधन के हैं, सेंडाई फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ, तो ये फिर पवेट के टॉपिक हो गए। और अगले 2 प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए, भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक अशांत सीमा, ये हम कहेंगे ईमानदारी से कि पवेट में हम नहीं पढ़ते हैं। कानून व्यवस्था वाला पढ़ते हैं तो उसमें पुलिस, आतंकवाद, नक्सलवाद, पैरामिलिट्री फोर्स, एनआईए, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बेसिकली हम नहीं पढ़ते पब्लिक एडमिशन में, तो 19 नंबर नहीं। 20 नंबर फिर देखें, सोशल मीडिया को गोपित संदेश सेवाएं गंभीर सुरक्षा चुनौतियां हैं, तो उत्तरदायित्व नियंत्रण में हमें रोल ऑफ मीडिया पढ़ना है, और उसी में रोल ऑफ सोशल मीडिया भी। तो 20 नंबर प्रश्न भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इस तरह से देखें, 20 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 3 प्रश्न हैं 15 नंबर वाले में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो 50 नंबर जो 10-10 नंबर वाले 5 प्रश्न हैं, और 45 नंबर जो 15 वाले 3, मतलब 95। तो 220 हुआ था अभी, और 95 और कर दें तो 315 नंबर के प्रश्न अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं जीएस में। आगे बढ़ें, लास्ट चौथा पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इस पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया, 120 नंबर का थ्योरी वाला पार्ट, और फिर 130 नंबर का केस स्टडी वाला पार्ट। जो थ्योरी वाला पार्ट है 40 नंबर का फिलॉसफी, 40 नंबर का साइकोलॉजी, और 40 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाता है। तो 40 नंबर का तो पब्लिक एड है ही, लेकिन वास्तव में जब आप पेपर उठा के देखेंगे तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी बहुत कम होता है, या फिलॉसफी साइकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं उनमें बहुत डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉमन सेंस पे बेस्ड प्रश्न होते हैं।
और कई बार उनमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट की भूमिका बढ़ा दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम नैतिकता सत्यनिष्ठा पढ़ते हैं वो लोक सेवाओं के संदर्भ में पढ़ते हैं, जो परीक्षा पास होने के बाद आपको खुद बनना है लोक सेवक। तो अल्टीमेटली जो ये चौथा पूरा पेपर है, वास्तव में ये प्रशासन और लोक सेवाओं के संदर्भ में पढ़े जाने की, लागू किए जाने की अपेक्षा है। तो बिना लोक प्रशासन के गहन ज्ञान के इस पेपर में कभी भी अच्छा करना संभव नहीं होता है। तो देखें चौथा पेपर, प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई। तो फिर जब हम ई गवर्नेंस पढ़ते हैं, आजकल उसी का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ई गवर्नेंस नहीं होता तो एआई कहाँ से होता? प्रशासन में अगर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं बढ़ता तो एआई का प्रयोग कहाँ से होता? तो है उसी का पार्ट, और उसमें फिर नैतिकता का मुद्दा एआई में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, नैतिकता में कई प्रमुख आयाम हैं, तो हमें सिविल सेवा मूल्य पढ़ना है। प्रशासनिक नीति शास्त्र या एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स एक टॉपिक ही है लोक प्रशासन के। फर्स्ट पेपर में कार्मिक प्रशासन वाली यूनिट में प्रशासनिक नीति शास्त्र या एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, तो वहाँ हम प्रशासन में नैतिकता पढ़ते हैं। अगला देखिए, शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, छोड़ दें इसको। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन छोड़ दें उसको। महान विचारक, तो अब ये तो जनरल सी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलर किसी विषय का पार्ट नहीं है। आप एक जिज्ञासु नागरिक हैं तो आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, थोड़ा समझ है तो आप हल कर सकते हैं। एक स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट, एक सरदार पटेल का स्टेटमेंट और एक इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट। आगे बढ़े, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। तो नैतिकता का ही जो एक लक्षण है कि वो परिस्थिति सापेक्ष होता है। किसी के लिए जो सही हो दूसरे के लिए वो सही हो जरूरी नहीं है। जो आज हमारे लिए सही हो वो कुछ समय बाद सही हो जरूरी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को, समलैंगिकता को कभी हमारे समाज में सही नहीं माना जाता था, लेकिन अब समय के साथ सोच बदल रही है, समाज की भी, न्यायालय की भी, और अब धीरे धीरे उन्हें मान्यता मिल रही है। तो कब कौन सी चीज़ न्यायपूर्ण होगी, कब अन्यायपूर्ण, एक ओवरऑल सामान्य समझ के बेस का प्रश्न है वही नैतिकता का मुद्दा। ये देखिए, मामले के सार को नजरअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परीक्षण अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक, तो लोक सेवक की भूमिका। आचार संहिता और नैतिक संहिता लोक प्रशासन के मार्गदर्शन के स्रोत हैं। प्योर पवेट कार्मिक प्रशासन के सिलेबस में ही है। कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता सेकेंड पेपर के सिविल सेवाओं में फिर लिखा हुआ है। लोक सेवाओं में आचरण संहिता, उसी का पार्ट नैतिक संहिता। नए कानून, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, फिर पॉलिटी का टॉपिक, पवेट का टॉपिक। फिर देखें, भारतीय संस्कृति मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर, महिला लोक सेवकों के समक्ष आने वाली चुनौतियां। तो फिर लोक सेवाओं का पार्ट, लोक प्रशासन का हिस्सा। मिशन कर्मयोगी, कार्मिक प्रशासन में हम प्रशिक्षण पढ़ते हैं, ट्रेनिंग, और उसी के लिए सरकार ने जो मिशन कर्मयोगी शुरू किया है, क्षमता निर्माण आयोग बना है, तो वहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न मिशन कर्मयोगी। और फिर ये केस स्टडी। तो आप देखिए, जो थ्योरी वाला पार्ट है, हम अगर कम से कम भी रखें तो 120 में से लगभग 60 नंबर के प्रश्न कम से कम जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, और वास्तव में तो ज़्यादा। एक ये बी है 10 नंबर का, ए है 10 नंबर का, तो 10 नंबर के दोनों प्रश्न मतलब 6 नंबर के दोनों प्रश्न मतलब 20 नंबर हो गए। और इसी तरह से कैलकुलेट करें, 5 के दोनों प्रश्न देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए। तो इस तरह से कैलकुलेट करें,
3 के दोनों प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी 4 के दोनों प्रश्न पब्लिक एड वाले हो गए। 3 को छोड़ दें यहां, 2 को छोड़ दें यहां, और 1 के दोनों प्रश्न। तो देखिए 4 के दोनों पार मतलब 80 नंबर के प्रश्न ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। 80 नंबर थ्योरी में। कोई आपको दिख रहा है इसमें फिलॉसफी का डेप्थ, कोई बहुत गहराई से अध्ययन की जरूरत हो फिलॉसफी के। साइकोलॉजी दिख रहा है कुछ आपको जिसमें बहुत डेप्थ साइकोलॉजी के नॉलेज की जरूरत हो। लेकिन लोक प्रशासन देख लीजिए आप, बिना लोक प्रशासन की समझ के आप कभी भी इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। और जो केस स्टडी वाला पार्ट है, वास्तव में केस स्टडी किसी पर्टिकुलर विषय से नहीं होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा आप जानते भी हैं कि केस स्टडी में एक सिविल सेवक की भूमिका को केंद्र बिंदु मानते हुए एक कोई समस्या दी जाती है, उसके सही समाधान की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो जब तक आपको सिविल सेवाएं प्रशासनिक व्यवस्था की सही ढंग से समझ नहीं होगी, उससे जुड़े सिद्धांतों की समझ नहीं होगी, तब तक आप कभी भी केस स्टडीज को बेहतर ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कहता कि ये हूबहू केस स्टडी पबैड में पढ़ी जाती हैं, हाँ, लेकिन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए प्रशासन के सिद्धांतों और भूमिका की समझ होना जरूरी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, पिछले सालों में यूपीएससी में एथिक्स में केस स्टडी पूछी गई कि कार्यकुशलता नैतिकता में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे को चुनेंगे? आप उच्च अधिकारी हैं, आपके अधीन 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक ज़्यादा कार्यकुशल कम नैतिक है, दूसरा कम कार्यकुशल ज़्यादा नैतिक है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, किसे चुनेंगे? जवाब होता है जो ज़्यादा नैतिक कम कार्यकुशल है उसे। जवाब मिलता है हमें लोक प्रशासन में। रेंसिस लिकर्ट ने ये बात कही है। प्रशासन के प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि किसी कार्मिक के कामों का मूल्यांकन हम केवल उत्पादन के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि कई और अन्य मापदंड होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें किसी कार्मिक के कामों का मूल्यांकन करना होता है। तो जब तक इस तरह की थ्योरीज आपको नहीं पता है, प्रशासन में उनकी उपयोगिता नहीं पता है, तब तक इन केस स्टडी वाले प्रश्नों को सही तरीके से आप हल नहीं कर सकते। आपको कलेक्टर के काम, कलेक्टर की भूमिका ही नहीं पता, केस स्टडी आएगी तो कैसे हल करेंगे? उसी तरह से एसपी या और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी। तो केस स्टडी वाले प्रश्नों को हल करने के लिए पहले प्रशासन की समझ बहुत जरूरी है। तो इस तरह से देखें कि 80 नंबर थ्योरी में है और केस स्टडी में हूबहू नहीं, लेकिन बिना लोक प्रशासन की समझ के नहीं हो सकता। मैं 50% रोल भी मानूं तो 60 नंबर यहाँ, तो लगभग 150 नंबर फोर्थ पेपर। 315 नंबर अब तक हो चुका है तीनों पेपर में, 150 नंबर इसमें, मतलब मोटा मोटी 450 से 500 नंबर की आपको मदद मिलनी है अगर आपने लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय बनाया है, तो आप जीएस को ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने लोक प्रशासन नहीं पढ़ा तो वो 500 नंबर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा कि बिना लोक प्रशासन पढ़े आपने इन 500 नंबरों के प्रश्न किए, आपको इनमें बहुत मिलेंगे। तो 500 में से 40% भी हम मान लें, जो कि बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, तो 200 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज देखिए 30-32% नंबर आते हैं जीएस में जनरली लोगों को, तो उस लिहाज से तो 150 नंबर मिलेंगे आपको 160 नंबर 500 में से। लेकिन अगर आपने लोक प्रशासन पढ़ा है तो कम से कम नहीं तो आपके 70 से 80 नंबर बढ़ जाएंगे 500 में। मतलब बिना लोक प्रशासन पढ़े अगर मिलेंगे 150-160, और लोक प्रशासन पढ़ा है तो आपको मिलेंगे 230-240 नंबर। इतना अंतर हो जाएगा क्योंकि आपके सामने है, कहावत है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सामने है आपके कि कैसे लोक प्रशासन की कितनी व्यापक भूमिका है जीएस में।
तो इसलिए अगर लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय बनाया है तो बहुत बेहतर निर्णय है, ईमानदारी से उसको पढ़ते रहें, और नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर सोचें लोक प्रशासन को वैकल्पिक विषय बनाने के लिए दूसरा कोई विषय रखा है, उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे, तो लोक प्रशासन आपके लिए एक अच्छा वैकल्पिक विषय हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।